मित्रों, एक लगभग 1.5 सदी के संघर्ष के बाद, जिसमें लाखों लोगों ने अपना प्राणों का उत्सर्ग किया होगा या योगदान किया होगा, ऐसी एक लंबी लड़ाई के बाद में 15 अगस्त 1947 को देश ने स्वाधीनता प्राप्त की। अनेक लोगों के मन में, जिन्होंने इस देश की आज़ादी की उस लंबी लड़ाई में योगदान किया, निश्चित ही एक कॉमन फैक्टर, एक भाव उनके मन में था, जिसने तमाम विपरीत परिस्थितियों और यातनाओं के होते हुए भी, तमाम तरह की चुनौतियों के होते हुए भी उस भाव को बनाए रखा, उस संकल्प को बनाए रखा और निरंतर वर्षों तक एक के बाद एक पीढ़ी को इस लंबी लड़ाई को लड़ने की प्रेरणा प्रदान की, ऊर्जा प्रदान की। लेकिन कालांतर में जिस तरह से देश में सरकारें बनी और विशेष रूप से 2004 से लेकर 14 के बीच में जिस तरह के हालात देश में बने थे, एक कालरात्रि के रूप में जिस तरह से वो कालखंड इस देश में आया, नित्य प्रतिदिन घोटाले, एक के बाद एक घोटाले का आंकड़ा एक से दूसरे घोटाले से प्रतिस्पर्धा करता हुआ दिखाई देता था। भारत जिस तरह से हर एक मोर्चे पर विफल होता हुआ प्रतीत हो रहा था, कूटनीतिक मोर्चा, सामरिक मोर्चा, आर्थिक परिदृश्य, सभी जगह पर भारत की छवि एक कमजोर देश ऐसा बन रही थी। ऐसे समय में देश की जनता का विश्वास जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर था, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने एक लंबे संघर्ष और बहुत बड़े बलिदान के बाद में अंगीकार किया था, वो विश्वास धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, कम हो रहा था। लोगों को ये लगने लगा था कि बाढ़ ही अब खेत को खा रही है। ऐसी परिस्थिति में देश ने एक अभूतपूर्व निर्णय किया और पहली बार एक नया इतिहास का सृजन करते हुए देश में गैर कांग्रेसी पार्टी को पूरे बहुमत के साथ और 30 साल तक कोएलिशन गवर्नमेंट, साझा सरकारों की व्यवस्था के उलट एक पार्टी को पूरे बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया। देश की सरकार बनते ही माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मंतव्य देश के सामने स्पष्ट किया था कि हमारी सरकार सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के उनको सशक्तिकरण करते हुए उनके जीवन में परिवर्तन ला करके देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और दूसरा कि हमारी हर एक नीति जो है वो भारत प्रथम, भारत के हितों को केंद्र में रखते हुए इस तरह से निर्मित की जाएगी। और आज 9 साल बाद में अगर मैं पीछे घूम करके देखूं और मुझे एक प्रश्न आप सब लोग करें कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धि को एक पंक्ति में बताइए, तो मैं ये कहूँगा कि व्यवस्थाओं में जो विश्वास समाप्त हो गया था, उस विश्वास को या जो विश्वास समाप्त हो रहा था, उस विश्वास को पुनः स्थापित करने में सरकार ने 9 साल में सफलता प्राप्त की है। मित्रों, जिस तरह से 9 साल में अभूतपूर्व विकास देश की जनता ने देखा, गरीब व्यक्ति के, सामान्य व्यक्ति के जीवन में जिस तरह से परिवर्तन आया, अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे, इस लक्ष्य को लेकर के जिस तरह से काम किया गया, बिना किसी भेदभाव के, न क्षेत्र का भेदभाव, न सरकार होने या न होने का प्रदेश में भेदभाव, न राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी तरह का भेदभाव, न वोटों की गणित के आधार पर, न जाति के आधार पर, न मजहब के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर। अब तो देश के प्रत्येक व्यक्ति को जो पात्रता रखता है उस तक उस विषय का लाभ पहुंचे, इस लक्ष्य के साथ जिस तरह की योजनाएं प्रारंभ की गई, उनका परिणाम देश और दुनिया आज स्वीकार कर रही। 9 साल के प्रमुख आधार सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, नवाचार और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में भ्रष्टाचार, आतंकवाद और भारत विरोधी ताकतों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, इस समग्र दृष्टिकोण से जिस तरह से सरकार ने काम किया, जिसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये संज्ञा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी, आज उसका परिणाम हम सबको दिखाई दे रहा है। देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इसके चलते हुए भारत में जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से प्रगति की, भारत की विदेश नीति को जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
पुनः संयोजित किया गया, उसका परिणाम यह हुआ कि आज दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर, बी G7, G9, G11, कॉमनवेल्थ का प्लेटफॉर्म हो, यूनाइटेड नेशंस का प्लेटफॉर्म हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर भारत के हितों की अनदेखी किया जाना या भारत को अनसुना किया जाना, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज परिस्थितियां जिस तरह से बदली हैं और भारत की शक्ति जिस तरह से पूरे विश्व भर ने एक बार फिर रिंगोरेट हुई है, पुनः पहचानी जाने लगी है, उसके चलते हुए अनसुना किया जाना या अनदेखी किया जाना तो दूर, इसके उलट भारत पर्यावरण से लेकर के अन्य सभी विषयों पर पूरी दुनिया का नेतृत्व करता हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है। 9 सालों में इस सर्वांगीण सर्वस्पर्शीय विकास की लक्ष्य को लेकर के जिस तरह से देश की सरकार ने काम किया और देश का कोई भी भूभाग और कोना पीछे न छूट जाए, इस लक्ष्य को लेकर के काम किया, उसका अनुभव पूर्वोत्तर भारत से लेकर के सुदूर पश्चिम में, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, वहां हर एक कोने पर देश में उसका अनुभव किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व के चलते हुए, उनके दूरदर्शितापूर्ण निर्णय के चलते हुए, उनके द्वारा लिए गए साहसिक निर्णयों के चलते हुए और धरातल पर बनाई गई पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने या ट्रांसलेट करने के लिए जिस तरह से उन्होंने मार्गदर्शन किया, आज उसका ही परिणाम है कि बदला हुआ भारत हम सब देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जहां देश में आजादी के इतने साल बाद में भी सामान्य व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था, क्योंकि संसाधनों की सीमितता के चलते हुए, अभावों में काम करने की आदतों के चलते हुए, योजनाएं जो बनती थी वो टुकड़ों में बनती थी, पीस मील में बनती थी, उनका सही प्रभाव और आवश्यक उत्पादकता नहीं मिल पाती थी। और उसी का परिणाम था कि जब देश 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अधीन आया, तब तक देश में लगभग 68-69% ग्रामीण परिवारों के पास सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी। देश में 18,000 गांव बिना बिजली के थे। 21वीं सदी में बिना बिजली के गांव की परिकल्पना करना। देश में 4 करोड़ से ज्यादा परिवार ऐसे थे जिनके पास में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। देश में 4 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग चिन्हित किए गए थे जिनके पास में घर नहीं था, पक्का मकान नहीं था। देश में करोड़ों करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास में बैंक खाता नहीं था, और वो बैंक खाता नहीं होने के कारण से जिस तरह से बिचौलिए और भ्रष्टाचार हावी थे, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी कि देश के एक प्रधानमंत्री को यह कहने को मजबूर होना पड़ा था कि जो पैसा हम धनराशि विकास के लिए या लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए भेजते हैं, उसका 85% हिस्सा मार्ग में खो जाता है। सामान्य व्यक्ति के सशक्तिकरण को लेकर के जो योजनाएं चलाई जाती थी, उनका आकार इतना छोटा होता था कि समाज पर उसका व्यापक प्रभाव कहीं दिखाई भी नहीं पड़ता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इन व्यवस्थाओं को बदला, आज उसका प्रभाव पूरे देश के सामान्य व्यक्ति के जीवन में दृष्टिगोचर होता है। देश के करोड़ों परिवारों के माताओं बहनों के पास में गैस का चूल्हा न होने के कारण से उनके जीवन में जिस तरह का संकट था, उसको दूर करने से लेकर के 2019 में देश के प्रत्येक परिवार तक पीने का स्वच्छ शुद्ध जल पहुंचाएंगे। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था, उस समय तक देश के केवल 16% लगभग घरों तक ही पीने का पानी, शुद्ध पानी नल के माध्यम से पहुंचाने की व्यवस्था मात्र थी। देश की 84% घरों की माताओं बहनों को अपने घर में से निकल करके अपने सिर पर मटका रख करके पानी लाने के लिए अभिशाप था, अभिशप्त थी। उस परिस्थिति को परिवर्तन करने का काम जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और उस जिस संकल्प के साथ में इस दिशा में जिस तरह से काम प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है कि जहां एक तरफ हर घर तक बैंक का खाता पहुंचा है, हर घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचा है, गरीब का घर पहुंच रहा है, हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचा है, वहीं दूसरी तरफ 2019 से लेकर के अब तक जो 3 करोड़ 23 लाख परिवारों तक पीने का पानी पहुंचा था, आज 9 करोड़ नए घरों तक पीने का पानी पहुंचाने में हमने सफलता प्राप्त की है। इन सब के साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश की सरकार ने आर्थिक प्रबंधन किया, और जैसा मैंने
अपनी टिप्पणी के प्रारंभ में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की ताकत और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था ने भारत के प्रति सम्मान पूरी दुनिया का बढ़ाने और भारत के प्रति देखने के नजरिए को बदलने का में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज कोविड के बाद जब सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं या तो कंपकपा रही है या थरथरा करके गिर रही, वहाँ भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसने लगातार वी शेप में रिकवरी करते हुए दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बनाई है। एक तरफ कोविड की आपदा के समय आई चुनौतियों का समाधान करने के लिए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया, गरीब के घर के चूल्हे को जलाए रखने के लिए 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से अन्न दिया गया। छोटे छोटे रेडी पटरी पर बैठने वाले लोगों को हैंड होल्डिंग करने के लिए उनको स्वनिधि योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता दी गई। एमएसएमई सेक्टर जो हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार बिंदु भी है और हमारी रोजगार प्रदान करने की क्षमता का मेरुदंड है, उसका हैंड होल्डिंग करने के लिए उनको विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी, एडिशनल कोलेटरल सिक्योरिटी 20% जो है लोन जिस तरह से दिया गया और एक समग्र दृष्टिकोण से जिस तरह से देश की सरकार ने आर्थिक प्रबंधन किया, उसी का परिणाम है कि आज किसी भी पैरामीटर पर, चाहे पीएमआई इंडेक्स की दृष्टिकोण से देखिए, चाहे टैक्स कलेक्शन की दृष्टिकोण से देखिए, चाहे कंजप्शन की दृष्टिकोण से देखिए, चाहे और जो है मैन्युफैक्चरिंग में जो ऑर्डर्स हैं उनके दृष्टिकोण से देखिए, चाहे टोल कलेक्शन के दृष्टिकोण से देखिए या हाइड्रोकार्बन फ्यूल और एनर्जी के कंजम्पशन के दृष्टिकोण से देखिए, देश ने नए बेंचमार्क्स जो हैं कोविड के बाद में क्रिएट किए और भारत में यह विश्व जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एकमात्र देश ऐसा है जिसने इस तरह का मुकाम हासिल किया है। मित्रों, आज भारत ग्लोबल फिनटेक में पहले नंबर पर पहुंचा है। तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम हुआ है, जहां कुछ 2-2.5 हज़ार स्टार्टअप्स भारत में होते थे 2014 में। आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के साथ साथ में 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स को अपने यहाँ समाने वाला देश बना है। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स, सबसे तेजी से बढ़ने वाले यूनिकॉर्न्स वाले देश बने और वो संख्या 100 से आगे बढ़ी है। जैसा मैंने कहा कि क्योंकि अर्थव्यवस्था ने इस तेजी के साथ में प्रगति की है, इसलिए टैक्स कलेक्शन ने भी नए बेंचमार्क क्रिएट किए। हमने 1,87,000 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन किया है, जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह की योजनाएं प्रारंभ की, उसके चलते हुए आज हम दुनिया के सबसे बड़े अनाज के उत्पादक हैं, दुनिया के सबसे बड़े हम दूध के उत्पादक देश हैं, दुनिया के सबसे बड़े शुगर के उत्पादक देश हैं, दुनिया के सबसे बड़े हम दलहन और तिलहन के उत्पादक देश हैं। और भारत अब दुनिया में पिछले 9 साल में एग्रीकल्चर पावर हाउस के रूप में अपनी पहचान बनाते हुए टॉप 10 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टिंग देशों में जो है सूचीबद्ध हुआ है। और इसके अतिरिक्त भी जो दृष्टिकोण कृषि के क्षेत्र की तरफ देखने का था, एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ देखने का था, क्योंकि हम फूड डेफिसिट नेशन हुआ करते थे, खाद्यान्न की कमी वाले देश हुआ करते थे, अतः हमने हमेशा प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच के साथ में देखा था। हमने प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच से ऊपर उठ करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दृष्टि दी, किसान की आमदनी किस तरह से बढ़े और लाभ केंद्रित खेती किस तरह से हो, इस दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने 9 साल में काम किया है। और ये अगर केवल मैं कहता, एक किसान होने के नाते या एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं यदि कहता तो शायद ये अतिशयोक्ति होती, लेकिन भारत की कृषि व्यवस्था को लेकर के जिस व्यक्ति का नाम हमेशा लिया जाता है, उन डॉक्टर स्वामीनाथन साहब ने खुद अंग्रेजी के एक अखबार में अपना आर्टिकल लिख करके ये कहा कि देश में यदि किसी एक सरकार ने कृषि क्षेत्र को हॉलिस्टिकली एड्रेस करने के लिए काम किया है, उसकी सारी चुनौतियों को दूर करने के लिए काम किया है, तो वो माननीय मोदी जी की सरकार है। भ्रष्टाचार पर जिस तरह से प्रहार किया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भारत के विरुद्ध चलने वाली किसी भी गतिविधि को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस मूल मंत्र के साथ में जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक की गई
भारत के हितों को के साथ कहीं समझौता न करेंगे। इस तरह के निर्णय जिस तरह से किए गए, आज उसका प्रभाव है कि भारत का सम्मान विश्व भर में बढ़ा है। भारत के गरीबों को ये लगने लगा है कि हमारी सरकार है, हमारे लिए काम करने वाली सरकार है, हमारे लिए सोचने वाली सरकार है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाली सरकार है। आज देश का गरीब एक नए उत्साह के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नई शक्ति के साथ में, एक नए आत्मविश्वास में के साथ में देश को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यदि मैं अपने विभाग से, मंत्रालय से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा करूं, 2004 से 14 के कालखंड में जल शक्ति मंत्रालय, क्योंकि एक मंत्रालय नहीं था, अलग अलग विभाग जो हैं, विभागों के अधीन इस मंत्रालय में इस विषयों पर चर्चा होती थी। और उन चर्चाओं के अधिक अलग अलग विषयों पर अलग अलग विभागों में चर्चा होने के नाते जिस तरह से इस विषय और इतने कॉम्प्लेक्स सेक्टर को जिस दृष्टिकोण से देखा जाता था वो टुकड़ों में होता था, उसके कारण से व्यापक उत्पादकता नहीं आ पाती थी। 2014 से 14 के बीच में कुल मिलाकर के वाटर सेक्टर पर भारत सरकार का स्पेंडिंग, खर्च जो है वो पेयजल से लेकर के जो है स्वच्छता से लेकर के पानी में के क्षेत्र में जो है इरिगेशन को लेकर के, जल संसाधनों के विकास को लेकर के, उनके मॉडर्नाइजेशन के लेकर के जो कुल खर्च हुआ था वो 26,278 करोड़ रुपया था। जबकि बीते 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वाटर सेक्टर पर 2,80,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। 10 साल में इस खर्च को 10 साल में हुए खर्च को 9 साल में 10 से 11 गुने तक बढ़ाने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कामयाबी प्राप्त की, जिसका प्रभाव अब दिखाई देता है। मित्रों, एक हॉलिस्टिकली इस सेक्टर को देखने के लिए, क्योंकि ये बड़ी वैश्विक चुनौती है और भारत भी इस चुनौती से अछूता नहीं है, अभी तो हमारी चुनौतियां दूसरे देशों के कंपैरिजन में, तुलना में और अधिक बड़ी। अतः समग्र दृष्टि से हम इस विषय को देख सकें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री फॉर वाटर सब्जेक्ट जो है बना करके जल शक्ति मंत्रालय उसे नाम दिया था। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे पहले जल शक्ति मंत्री के नाते काम करने का सुअवसर और सौभाग्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। मित्रों, जल शक्ति मंत्रालय पिछले 5 साल से, अगर मैं जब से मंत्रालय अलग से बना है तब से, देश की ऐसे 5 मंत्रालय जिनको सबसे ज़्यादा बजट एलोकेशन हुआ है उनमें से एक है। और 20 वर्ष में हिस्टोरिकली हाई, केवल 1 साल में 97,277 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन 2023-24 में हुआ है। जैसा मैंने कहा कि 10 साल में केवल 26,000 करोड़ खर्च हुए थे, उससे 4 गुना बजट केवल इस 1 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल के क्षेत्र के चुनौतियों के समाधान के लिए दिया है। प्रत्येक व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, इस लक्ष्य को लेकर के जिस तरह से योजनाएं प्रारंभ की गई थी, उनके क्रम में जैसा मैंने कहा हर घर तक पीने के पानी पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं और 2024 तक हर परिवार तक पीने का पानी पहुंचा पाएं, उस दिशा में हम सशक्त कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। आज पिछले 3.5-4 साल में हुए प्रयासों के कारण से गुजरात, गोवा, पंजाब, बिहार, तेलंगाना ऐसे प्रदेश हैं जो 100% घरों तक पीने का पानी पहुंचा पाए। इसके अतिरिक्त अनेक केंद्र शासित प्रदेश, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली एंड दीव एंड दमन, ये भी 100% के आंकड़े को छू चुके हैं। अनेक प्रदेश जो हैं 100% तक के आंकड़े को 2023 में पूरा करें, इस लक्ष्य के साथ में काम कर रहे हैं। केवल पीने का पानी नहीं, पीने का पानी गुणवत्तापूर्ण हो, इसको सुनिश्चित करने का मार्गदर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की दिशा में देश में पहली बार काम हुआ। हमने होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच से काम करते हुए देश में कोविड की आपदा के बाद में जो हमने सीखा, उससे सीख करके हमने देश में एक लेबोरेटरी जहां पानी के पीने की गुणवत्ता जांच की जा सकती है, उसका एक कंप्लीट नेटवर्क एस्टेब्लिश किया। मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि आज देश के प्रत्येक जिले में और अनेक ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर मिलाकर के 2080 से ज़्यादा NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज काम कर रही हैं, जहां साधारण व्यक्ति नॉमिनल शुल्क जो तय किया हुआ है उस शुल्क पे जाकर के अपने पानी की गुणवत्ता की जांच करवा सकता है।
लेकिन मैं जानता था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का मार्गदर्शन दिया था कि देश के गांव की महिला से ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हमारी माँ जो है गांव में जाकर के, गांव से बाहर जाकर के कस्बे पे पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच कराएगी। हमने 20 लाख से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेन किया। भारत में निर्मित, भारत के स्टार्टअप्स द्वारा निर्मित हैंडहेल्ड डिवाइसेस उनको दे करके फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से पानी की गुणवत्ता की जांच को किया जा सके, इसके लिए उनको सक्षम बनाया। और मैं गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हमने एक ही रिपोजिटरी से सारे टेस्ट के रिजल्ट आए, इसको इंश्योर किया है। आज देश में पिछले 1 साल में 1.5 करोड़ से ज़्यादा पानी के सैंपल्स टेस्ट हुए हैं, और उनको टेस्ट करके उनके ऊपर जहाँ न्यूनता पाई जाती है, जहाँ डेफिशिएंसी है या कोई कंटेमिनेशन है, उस कंटेमिनेशन को तुरंत एड्रेस किया जा सके, इस दिशा में काम करने की एक SOP हमने बनाई है।